फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन, या फिर अपन उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहते किसे हैं? फर्स्ट अपन इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि किसी एल्किल समूह पर अगर CH3 समूह जुड़े हैं तो उसमें क्या होता है कि CH3 समूह का प्लस आई इफेक्ट लगता है, यानी कि धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। और जितने ज़्यादा CH3 समूह होंगे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे अपन ने देखा मैथिल समूह है तो मैथिल समूह में केवल CH3 समूह का लगेगा। फिर एथिल में देखा तो एथिल में एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है। फिर प्रोपिल समूह में देखा तो इसमें क्या है कि 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार टर्शरी ब्यूटिल के अंदर देखा तो इसमें 3 CH3 समूह जुड़े हुए हैं। तो अगर अपन इसके इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो जितने ज़्यादा CH3 समूह अगर जुड़े हुए हैं कार्बन एटम से तो उसका प्रेरणिक प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेरणिक प्रभाव किसका हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटिल का, फिर आइसोप्रोपिल का, फिर एथिल का और फिर मैथिल का। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग का इनका ऑर्डर होता है, यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मैथिल। लेकिन जैसे ही इस पर अपन देखते हैं कि ये CH3 समूह अगर किसी अनसेचुरेटेड के साथ जुड़ा हुआ है या असंतृप्त सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है जिसके अंदर द्विबंध उपस्थित हो या फिर बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है, तब ये क्रम क्या हो जाता है? इसमें विपरीत हो जाता है। और इसे अपन कार्बन हाइड्रोजन बंध के जो सिग्मा कक्षक और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बंध के पाई कक्षक के बीच में ओवरलैपिंग के आधार पर समझा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये एल्किल समूह है जो अपन ने लिए पर प्राइम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, अगर ये किसी असंतृप्त निकाय के साथ जुड़े हुए हैं, यानी द्विबंध युक्त वलय के साथ या फिर बेंजीन वलय के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि इस कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, यानी जो भी एल्किल समूह है अपना मैथिल समूह है, उसके सिग्मा कक्षक और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जो पाई कक्षक है उनके बीच में क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। और इस ओवरलैपिंग से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता है। तो इस प्रकार कहने का मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है? सिग्मा और पाई और सिग्मा और पी कक्षकों के ओवरलैपिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता हो, उसे अपन क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। यानी अति संयुग्मन वह होता है जिसके अंदर सिग्मा कक्षक और पाई कक्षक या फिर सिग्मा और पी कक्षकों के ओवरलैपिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, इसमें क्या है कि इधर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये सिग्मा और इधर कार्बन कार्बन के बीच में ये पाई, इन दोनों के बीच में यानी सिग्मा और पाई कक्षकों के ओवरलैपिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होगा। इसी प्रकार इधर सिग्मा और पाई कक्षकों के बीच में डीलोकेलाइजेशन होगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, यानी अति संयुग्मन कहा जाता है। इसी प्रकार अगर अपन ले लेते हैं जैसे प्रोपीन है, ये यहाँ पर अपन ने प्रोपीन ले ली, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब अपने को पता है कि ये वाला जो CH3 है इसमें 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है। तो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो है द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए हैं या द्विबंध युक्त समूह से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा कक्षक है वो यहाँ पर इसके पाई जो कक्षक है उनके बीच में अतिव्यापन होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रक्रिया होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की, ये प्रोपीन, टोलुइन, कार्बोकेटायन, मुक्त मूलक आदि में पाई जाती है। प्रोपीन तथा टोलुइन में क्या होती है? कुछ अनुनादी संरचना अपन ने देखी। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? इस कार्बन पर, और इस पर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि इनमें क्या होता है कि जैसे अपन ने देखा इसमें प्रोपीन की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर कि अनुनादी संरचनाओं में सिग्मा और पी अतिव्यापन के कारण
कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु के बीच कोई बंध नहीं होता, यानी कि यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसी को अपन हाइपर कॉन्जुगेशन को ही क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, या अबंधी अनुनाद भी कहते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है कि इनके बीच में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि बेंजीन में, टोलुइन के अंदर देखा अपन ने कि बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इस CH3 समूह का कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन कार्बन को देंगे, तो यहाँ पर कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस पे रिंग पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन के सिग्मा कक्षक और इधर इसके पी कक्षकों के बीच में ओवरलैपिंग के द्वारा यानी कि नई संरचना का निर्माण होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, और इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। अब ये क्या होगा कि इस आवेश का स्थानांतरण होता रहेगा रिंग के अंदर, तो रिंग में जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो एक से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने को प्राप्त होती है। तो विभिन्न एल्किल समूह के निम्न विपरीत प्रेरणिक प्रभाव का क्रम हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर समझाया जा सकता है। यानी स्टार्टिंग में अपन ने देखा कि जितने ज़्यादा CH3 समूह अगर जुड़े हुए हैं तो उसको +I इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा अपन समझा सकते हैं। जैसे अपन टर्सरी समूह है तो टर्सरी ब्यूटिल है तो उस पर क्या होगा, उसमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, और सबसे कम मेथिल में। लेकिन जब अपन हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वह क्या होता है, जो असंतृप्त सिस्टम होता है उसके अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी जितनी ज़्यादा अल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उपस्थित होंगी उसमें उतनी ही ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और वह उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें क्या होता है कि जितना प्रेरणिक प्रभाव के विपरीत होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो सब जब अपन देखते हैं कि मेथिल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में इंडक्टिव इफेक्ट में तो सबसे ज़्यादा टर्सरी एल्किल समूह ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो होता है टर्सरी सबसे कम स्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा होगा मेथिल, फिर एथिल, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, क्योंकि ये क्या करते हैं, असंतृप्त निकाय में अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पर डिपेंड करते हैं कि जितनी ज़्यादा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी और वह उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अपन ने नीचे लिया प्रोपीन लिया, अब इस प्रोपीन में क्या होगा, अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन उपस्थित है, 3। नेक्स्ट अपन ने ले लिया कि प्रोपीन से क्या कर लिया आपने, ब्यूटीन ले लिया, 1 ब्यूटीन, तो इसमें क्या हो गया, एक मेथिल समूह और आ गया। तो मेथिल समूह आते हैं, इसमें कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन ने देखा उसमें क्या है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, और लास्ट में इसमें एक भी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन अनुपस्थित है। तो कहने का मतलब है कि जो नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है उसमें क्या होता है, मेथिल समूह अधिक इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं, जबकि अगर दूसरे एल्किल समूह में अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंधों की संख्या कम होती है और तृतीयक ब्यूटिल समूह में एक भी अल्फा बंध नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो भी द्विबंधित कार्बन है उसके अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है तो उसमें नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी। और तृतीयक ब्यूटिल समूह में क्या होता है कि एक भी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो एक भी अल्फा बंध नहीं होता। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वह उसमें नहीं होता। यानी कहने का मतलब है अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन अनुपस्थित है तो उसमें किसी प्रकार का कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसी कारण क्या होता है कि जो मेथिल समूह जो होता है वह प्रबल इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह कहलाता है, और तृतीयक ब्यूटिल जो समूह होता है वह कम प्रेरण प्रभाव देता है। और इस सिद्धांत को सबसे पहले बेकर नाथन ने प्रतिपादित किया था, इसीलिए इस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या क्या कह सकते हैं,
हाइपर कॉन्जुगेशन एक तो नो बॉन्ड रेजोनेंस कहलाता है, दूसरा इसको अपन बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रकार या अतिसंयुग्मन के प्रकार। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सेक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको अपन उत्सर्ग अतिसंयुग्मन भी कहते हैं। दूसरा है आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको समसंयोजक अतिसंयुग्मन भी कहते हैं। तो फर्स्ट अपन लेते हैं सेक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। सेक्रिफिशियल का मतलब ये होता है कि वह अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, यानी सेक्रीफाई कर देता है, यानी उत्सर्जित कर देता है। तो इस प्रकार की जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इसमें क्या होता है कि अनुनादी संरचनाओं पर आवेश पृथक्करण होता है, जबकि जो मेन स्ट्रक्चर होती है वह उदासीन होती है, उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह सेक्रिफिशियल नेचर से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनती है या उसका रेजोनेटिंग रूप बनता है, उसके अंदर आवेश का पृथक्करण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उत्सर्ग हाइपर कॉन्जुगेशन जो है उसमें क्या होता है, अनुनादी संरचनाओं के अंदर आवेश का पृथक्करण होता है। जैसे अपन ने प्रोपीन लिया नीचे, इसमें कोई आवेश नहीं है मेन स्ट्रक्चर में। जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन, कोई सा भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो उसमें हाइड्रोजन पर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस रिंग पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि यहाँ क्या होता है कि जो सेक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसके अंदर अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण होता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं समसंयोजक अतिसंयुग्मन या आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि इसके अंदर मुख्य संरचना जो मेन अपन लेते हैं और उसके बाद में बनने वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, उन दोनों ही संरचनाओं के अंदर क्या होता है, आवेश का पृथक्करण होता है। और ये जो होती है, इसमें इन दोनों में आवेश का पृथक्करण जो होता है वह या तो फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक या फिर कार्बोनियम आयन में होता है। जैसा स्ट्रक्चर अपन ने 15 और 16 के अंदर दे रखा है। 15 ने अपन ने ले लिया कि एथिल मुक्त मूलक है, यानी एथिल मुक्त मूलक लिया। अब ये मुक्त मूलक क्या करेगा, यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा उसमें क्या होगा, होमोक्लीवेज यानी समांश विखंडन होगा उसका। तो समांश विखंडन होने पर क्या होगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का निर्माण होगा और यहाँ से ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में मिलकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आवेश का पृथक्करण मुख्य संरचना में और दोनों ही संरचनाओं में क्या होता है, आवेश का पृथक्करण होता है। इसी प्रकार अगर अपन कार्बोनियम आयन लेते हैं, जैसे स्ट्रक्चर 16 में दे रखा है, इसमें अपन ने एथिल कार्बोकेटाइन ले लिया। ये क्या करेगा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो देगा तो हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो कहने का मतलब यह है कि जब अपन सेक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन लेते हैं तो उसमें तो क्या होता है, जो मेन स्ट्रक्चर होती है वह उदासीन होती है और जो उससे बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें आवेश का पृथक्करण होता है। जबकि जो आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, मेन और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों में ही आवेश का पृथक्करण होता है। और आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वह एक तो फ्री रेडिकल युक्त यौगिकों के अंदर और कार्बोनियम आयन युक्त यौगिकों के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए थ्योरेटिकल एक्सेप्ट्स कौन से हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन का मौलिक सिद्धांत। तो अतिसंयुग्मन के जो मौलिक सिद्धांत है उसमें एक तो वीबीटी और दूसरा एमओटी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत और अणुकक्षक सिद्धांत के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। फर्स्ट अपन लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन या विकेंद्रीकरण होता है और उससे कई अनुनादी संरचनाएं बनती है। यानी वीबीटी ये कहता है कि जो भी अपन अणु या यौगिक लेते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, जिससे एक से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया प्रोपीन। प्रोपीन में अपने को पता है कि असंतृप्त कार्बन से जो अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है उस पर 3 हाइड्रोजन उपस्थित हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या करेंगे,
इसके साथ इस द्विबंध युक्त पाई कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन दर्शाते हैं, जिससे इसमें स्ट्रक्चर नंबर 17, 18 और 19 यानी तीनों हाइड्रोजन 3 बार इसके साथ सिग्मा पाई कक्षकों की ओवरलैपिंग होगी और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पर जो प्रोपीन है मेन अपनी स्ट्रक्चर है या मुख्य संरचना है जो उदासीन है, वो क्या होती है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स की क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। यानी स्ट्रक्चर नंबर 17, 18 और 19 इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, स्ट्रक्चर नंबर अपनी 13 होती है। नेक्स्ट जो सिद्धांत था वो था MOT या फिर मोलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जो इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो सिग्मा बंध है वह क्या होते हैं, जो समीपवर्ती यानी निकटवर्ती जो कार्बन है उस कार्बन परमाणु के पाई कक्षक से क्या करते हैं, अतिव्यापन कर डीलोकेलाइज्ड कक्षक बनाते हैं। जैसा अपन ने डायग्राम में दिखा रखा है कि इसके सिग्मा और इसके पी कक्षक आपस में डीलोकेलाइज्ड कक्षक बनाते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है और यहाँ पर फिर डीलोकेलाइजेशन से इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगला है कि इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि अतिसंयुग्मन के प्रभाव। अतिसंयुग्मन क्या होता है कि इस हाइपर कॉन्जुगेशन से जो यौगिक होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इफेक्टिव होती है, प्रभावी होती है। जैसे फर्स्ट अपन लेते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि जैसे प्रोपीन में अपन ने देखा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी प्रोपीन में एक कार्बन कार्बन एकल बंध और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो उनकी बंध लंबाई जो होती है 148 एंगस्ट्रॉम और 1.35 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि एथेन और एथीन में बंध दूरी जो होती है वह 1.54 और 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसमें क्या है कि जो प्रोपीन में जो बॉन्ड लेंथ है यानी एकल बंध की, वह क्या होती है कि जो एथेन के एकल बंध है उससे कम है और एथीन के जो डबल बॉन्ड की लेंथ होती है वह इसकी डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि इसकी बॉन्ड लेंथ में कमी और वृद्धि ये क्या होती है, अपन हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण होती है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण क्या होता है कि C2 व C3 कार्बन यानी कि 2 और 3 कार्बन और C1 व C2 बंध में कुछ द्विबंध और एकल बंध के गुण आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये CH3 समूह है 3 नंबर कार्बन जो है उसमें क्या होते हैं, उसके हाइड्रोजन क्या होते हैं, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से या इसके पाई कक्षकों से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, द्विबंध के गुण। और यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन के बीच में क्या आ जाते हैं, एकल बंध के गुण दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो इसकी बंध लंबाई होती है वह डबल बॉन्ड से तो ज़्यादा और सिंगल बॉन्ड से कम होती है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर में उसकी बंध लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं, यानी बंध लंबाई के बारे में बता सकते हैं कि उसकी बंध लंबाई कितनी होगी, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि उसके एकल बंध में कमी और डबल बॉन्ड में वृद्धि कैसे हुई, वो उसको हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा दर्शाया जा सकता है या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा। हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मतलब है कि अगर अपन समान क्रियात्मक समूह वाले कोई यौगिक हैं, जितनी कम हाइड्रोजनीकरण या दहन ऊष्मा होगी उतना ही यौगिक अधिक स्थायी होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर उसकी दहन ऊष्मा कम है तो वह आसानी से टूट जाएगा, तो वह यौगिक अधिक स्थायी होगा। तो एथीन और प्रोपीन के लिए क्या होती है, हाइड्रोजनीकरण जो ऊष्मा का मान होता है वह 32.8 किलो कैलोरी पर मोल और 30.1 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा जो होती है एथीन की जो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा होती है वह क्या होती है, प्रोपीन से ज़्यादा होती है, यानी प्रोपीन से 2.7 किलो कैलोरी पर मोल का अंतर होता है। इस अंतर को अपन क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि इस अंतर से ये स्पष्ट होता है कि जो प्रोपीन जो होती है वह 2.7 किलो कैलोरी पर मोल एथीन से ज़्यादा स्थायी है, और इसके स्थायित्व को अपन समझा सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोपीन के अंदर क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जिससे एक से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और इधर कार्बन कार्बन पाई कक्षकों के बीच में ओवरलैपिंग होती है।
तो जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ये अधिक स्थायी होता है। जबकि एथीन के अंदर इस प्रकार का कोई गुण नहीं पाया जाता, यानी उसके अंदर क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एथीन जो होता है वह प्रोपीन से कम स्टेबल होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो प्रोपीन जो होता है वह एथीन से ज़्यादा स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा बताया जा सकता है। नेक्स्ट है मेथिल समूह का डेराइवेटिव इन्फ्लुएंस, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या फिर दिशात्मक प्रभाव क्या होता है। तो जो मेथिल समूह होता है, अगर मेथिल समूह का ऑर्थो और पैरा दिशात्मक प्रभाव आंशिक रूप से क्या होता है, प्रेरणिक और हाइपरकॉन्जुगेशन के द्वारा समझाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो मेथिल समूह होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वह ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव नेचर दर्शाते हैं, जिसको अपन इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव दोनों के द्वारा दर्शा सकते हैं। क्योंकि अगर ये इसकी क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, तो अगर मेटा डायरेक्टिंग होता तो अपन इसके प्रभाव को नहीं समझा सकते थे। तो ये जो मेथिल समूह है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इसके मेथिल समूह के ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर को अपन इसके द्वारा बताया जा सकता है। नेक्स्ट है आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये है कि इसी यौगिक में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी उतना ही उसका यानी कि आयनन विभव ज़्यादा होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण क्या होता है कि जो ओलिफिन कार्बन है यानी द्विबंधित युक्त कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे अपन ने एथीन ले लिया और फिर इसमें CH3 समूह जुड़ गया, एक CH3 समूह हो गया प्रोपीन में, फिर 2 ब्यूटीन हो गया, उसमें 2 CH3 समूह हो गए, फिर अपन ने ले लिया 2 ब्यूटीन के अलावा भी ले लिए यानी कि 1,4 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे सजातीय श्रेणियों में हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आयनन विभव का मान क्या होता है, कम होता जाता है। यानी कि अतिसंयुग्मन के कारण क्या होता है कि ओलिफिन युक्त कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसके आयनन विभव का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्योंकि CH3 समूह बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसके आयनन विभव का मान कम होता जाता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट में क्या होता है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण क्या होता है, उत्पन्न आवेश से द्विध्रुव आघूर्ण भी प्रभावित होता है। जैसे अपन ने एथीन लिया, दूसरा प्रोपीन लिया, तो उसमें क्या एथीन तो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सममित हो गया, तो उसमें इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा वह शून्य होगा। लेकिन जैसे ही इसके एक हाइड्रोजन की जगह CH3 समूह आकर के जुड़ता है तो उसमें क्या होता है कि द्विध्रुव आघूर्ण इसका इफेक्ट प्रभावित होता है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा अपन देख सकते हैं कि यह इसके हाइड्रोजनीकरण मान को वैल्यू को प्रभावित करता है, दूसरा आयनन विभव को प्रभावित करता है, बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करता है, द्विध्रुव आघूर्ण को भी प्रभावित करता है, तथा मेथिल समूह के दिशात्मक गुणों को भी ज्ञात कर सकते हैं।